नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं एएलपी, आरआरबी एएलपी की आंसर की और हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि कौन सा प्रश्न ठीक है, किस प्रश्न पर आपत्ति डाली जा सकती है, उसी आधार पर हम लोगों को बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, जैसे 25 की हमने शिफ्ट देखी थी, उसमें जीएस का कोई प्रश्न गलत नहीं था। ठीक है। और आज भी हम जो 26 की पहली शिफ्ट है उसका आपको बताएंगे कौन से प्रश्न ठीक है। हालांकि अभी तक तो जीएस के सभी प्रश्न ठीक आए हैं, किसी पर भी आपत्ति नहीं डाली जा सकती है। यहाँ पर जैसे कि ये 26 तारीख की पहली शिफ्ट में आप लोगों को करा रहा हूँ, इसका पहला ही प्रश्न आपका जीएस का है और इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता? तो ये अजरबैजान को हराकर जीता था। एकदम से सही आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं आगे। लिखा है खेलो इंडिया। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में ही हुआ था, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है दुबई। देखिए, कोप 28 हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर बात आती है कि कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? प्रकाश, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ ये साइंस से है, रीजनिंग, मैथ, एकदम सब इसमें जो है मिक्स क्वेश्चंस हैं। लिखा है सृजन गुरु केलूचरण महापात्र ओडिसी नृत्यवास द्वारा गुरु केलूचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। तो ये सितंबर में हुआ है। कब हुआ है? ये सितंबर, 5 सितंबर के आसपास इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है। तो ये है निखिल डे। कौन है? निखिल डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये साइंस आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये भी साइंस है, ये आपका रीजनिंग है, यहाँ पर मैथ है, ये फिर आपका रीजनिंग चल पड़ा, यहाँ पर ये साइंस आ जाएगा आपका। आगे की तरफ चलते हैं, ये भी आपका साइंस है। क्वेश्चन नंबर ये आता है, अधिकतर तो आपका भैया क्या 95% तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक ही आया है और कुछ हिस्ट्री पॉलिटी से कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी से भी एक आध पूछा, वरना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी कुछ नहीं पूछा, केवल करंट अफेयर स्टैटिक जी के बस। हालांकि करंट अफेयर के प्रश्न पूछे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 यहाँ पर लिखा है मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या पूर्वानुमान है? तो पूर्वानुमान 6.8 था, जो अब लगभग घटकर 6.3 पर पहुंच गया है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं भैया, क्या इसका प्रश्न है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ जाता है। देखिए, यहाँ पर 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो आप कहेंगे डीआरडीओ। कौन सा? डीआरडीओ इसका सही आंसर होगा। डीआरडीओ पर भी एक क्वेश्चन डे कंटिन्यू बन रहा है, हमने 25 में भी देखा। देखिए, खेलो यूथ इंडिया गेम से हमने 25 की शिफ्ट में भी देखा, तीनों शिफ्ट में, और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी हम तीनों शिफ्ट में देखा, इसमें भी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होगा। ठीक है, तो आप 2-3 टॉपिक समझ लीजिए कि आपके एएलपी में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए करंट अफेयर 2024, शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में
तो आप कहेंगे विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। मैंने कहा था ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न आपके पूछे गए। 3-4 टॉपिक से ही आ रहे हैं, पद्मश्री से, पद्म भूषण से, ठीक है, ये तो पुरस्कार से आ रहे हैं। बाकी साइंस टेक से आ रहे हैं आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जो आगे तैयारी कर रहे हैं रेलवे वगैरह की, तो वो इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। एक खासियत और है रेलवे की, इसमें क्वेश्चन ना के बराबर गलत हैं, ना के बराबर मतलब गलत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली, देखिए दूरसंचार नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक पर परामर्श के लिए किस दिनांकित को प्रकाशित किया गया था? तो ये 4 जुलाई को प्रकाशित किया गया 2024 में। कब? 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, लिखा है किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? ऊषा उत्थुप, जिसे ऊषा उत्थुप्पा कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो जीएस में अभी तक आपका कोई भी गलत नहीं हुआ है। अभी आपका भैया मैथ और रीजनिंग होगा, आप लोग भैया ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूए में। और 26 नवंबर 2024 को हुए आरआरबी एएलपी का ये जो एग्जामिनेशन है, इसकी आंसर की आ चुकी है। तो उसका एक बार आपको बता देंगे किस क्वेश्चन में एरर है या किसी क्वेश्चन में एरर नहीं है। तो सभी प्रश्नों का एक समाधान बहुत ही इस थोड़ा सा स्पीड के माध्यम से साथियों आपको बताया जाएगा, ताकि आप जो है अपने क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर सकें। जैसे पहला क्वेश्चन है, वो आपसे कहता है यदि सम बहुभुज में 20 विकर्ण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? तो इसमें साथियों एक फॉर्मूला होता है n(n-3) डिवाइड बाई 2, ठीक है। n का मतलब होता है टोटल भुजाओं की संख्या, और इसकी जो वैल्यू दी है वो 20 दी है, तो ये हो जाएगा n(n-3) और 2 की गुणा 20 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड 8। अगर n की जगह मैं 8 रख दूं और 8 में से 3 माइनस करूं तो साथियों बनता है 5, और 8 और 5 मिलकर 40 बनाते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको इसने काफी नंबर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं दी हैं। अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूं, ठीक है, जैसे 3 और 9 12 और 9 21 और 9 30 का जीरो हासिल का 3, 9 और 3 12 और 9 21 और 9 30, 38 7 45 51 56 60 और 3 63, 630 बनता है। संख्याएं 9 है, 9 से 630 साथियों 70 बार कटता है, और हमारे हिसाब से आंसर इसका 70 है, और क्वेश्चन में भी इसका आंसर 70 ही दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसके आधार पर इसी तरह साथियों अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या जिसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है और अंकों का अंतर 5 है, तो संख्या क्या होगी? जैसे इसने बताया है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है 27। साथियों 27 में 72 जोड़ेंगे, आपको पता है 99 बनता है, और 27 के दोनों अंकों का अंतर आपको 5 मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और यही आंसर भी मेंशन यहाँ किया गया है। इसी श्रृंखला में साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है तो इसे हम यहाँ पर छोड़ेंगे, इसके लिए फिजिक्स वाले सर के लिए, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, वे साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे 14 कुर्सियां कितने दिन में बना सकते हैं? ये क्वेश्चन है साथियों। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, यानी एक कुर्सी को बनाने के लिए एक दिन में वो एक कुर्सी बनाने के लिए 1/3 काम करता है, और रब्बू एक कुर्सी बनाने के लिए एक दिन में 1/4 काम करता है। अगर वह दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7/12 कार्य करेंगे, ठीक है। एक दिन में एक कुर्सी बनाने के लिए दोनों लोगों का कुल कार्य 7/12 है, तो एक दिन में अगर इतना है तो 14 को बनाने के लिए कितना लगेगा? 14/7 गुणा 12। तो प्रिय साथियों 24 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और आपको जानकर खुशी होगी कि एग्जामिनर ने भी इसका आंसर 24 ही मेंशन किया है। साथियों इसी क्रम में एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर, ओके,
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 24 बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसमें 13 - 12 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप जानते हैं डिवीजन मल्टीप्लाई में पहले डिवीजन करना होता है। 4 से 12 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7। ऑप्शन नंबर थर्ड 7 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। साथियों, दो क्वेश्चन में अभी तक कोई भी क्वेश्चन में एरर नहीं मिली है, और ये हम कर रहे हैं 26 नवंबर 2024 की शिफ्ट 1 को। आगे है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने अवधि में दुगनी हो जाएगी। कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी कोई धनराशि। प्यारे बच्चों, कोई धनराशि पी थी, दुगनी हो गई यानी 2p हो गई, p रुपए की ब्याज लग गई। आपको समय बताना है। समय निकालने के लिए ब्याज में गुणा करते हैं 100 से, इंटरेस्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है p, ठीक है, और जो ब्याज की दर है वो दी गई है 10%। तो p से p कट जाएगा और 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। ये सारे आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 मैथ का क्वेश्चन है। 24, 42 और 56 का एलसीएम, यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 24, 42, 56 से कटता है। तो इन चारों ऑप्शन में 168 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और यही क्वेश्चन को बोर्ड ने भी माना है। इस क्वेश्चन का आंसर 168 जो बिल्कुल सही माना है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन आप ये देखिए। ये सवाल जो है मैथमेटिक्स का पूछा गया क्वेश्चन है। अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर, कुल आय x मान लो, 20% खर्च कर देता है यानी 80% बचती है। 70% और घरेलू खर्च पे खर्च करता है यानी कि 30% बचता है। और इस समय इस तरह उसके 1800 रुपये बचते हैं। 2 जीरो से कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। 3 से 18 कट जाएगा साथियों 6 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 100 गुणा 100 डिवाइड बाई 8। 4 से 8 कटेगा 2 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार। साथियों 7500 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और आंसर भी बोर्ड ने 7500 ही इस क्वेश्चन का दिया है, यानी क्वेश्चन भी पूरी तरह से ठीक है। इसमें कहीं कोई एरर हमें दिखती हुई नहीं नजर आती। एक क्वेश्चन है साथियों, 297 की 303 में गुणा कीजिए, तो इसका आंसर यही होगा 89991, यानी इस क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिखता है कि 1 से लेकर 70 तक कितने परसेंट नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 1 और 7 है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, 1 17, 2 27, 1 17, के बाद 11, 1 7, 11 17, 2 27, 3 37, 4 47, 5 57, 6 5 नहीं आएगा, आपको पर हमने गलत काउंट किए, सेकंड रुपए। ठीक है, 1 7, 11 17, 11 27, 13 से ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21 और 27, ये होगा 31 और 37, ये होगा 41 और 37, ये होगा 51 और 57, होगा 61 और 67, ये होगा 71 और 77। ठीक है, तो 71 77 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से 70 तक काउंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कितने नंबर है, 3 और 3 6 और 1 7 नंबर है साथियों। 70 में से 7 का 70% कितना होता है। अगर 7 का 70% बनाएंगे, 7 70 में से 7 यानी 10%। ठीक है, तो वह पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नंबर्स की आप टोटल काउंटिंग करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर हैं 70 में से। परसेंटेज में आंसर चाहिए। 14 से 70 कटा 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20% इसका आंसर होना चाहिए, और आंसर भी 20% दिया है, यानी क्वेश्चन भी एरर फ्री है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन ये है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखा जाता है। आपके सामने डेटा दिया गया है, इस डेटा में आपसे मोड पूछा गया है। मोड जो 2k+1 है, ठीक है, वो एक्चुअली मोड को देकर, मोड की वैल्यू दी गई है, आपसे के की वैल्यू पूछी है, तो मोड की वैल्यू 7 है, तो जो 2k+1 है ये 7 के बराबर होगा, तो 2k की वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा, और यही इसने आंसर भी मार्क किया है, यानी क्वेश्चन भी पूरी तरह से त्रुटि रहित है। साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसकी स्पीड होगी 55।
5 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी, यानी अब स्पीड हो गई 50। 250 किलोमीटर जाना है 50 की स्पीड से, तो 5 घंटे लेगी। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड 5 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और बोर्ड ने भी इसका आंसर 5 आवर्स ही माना है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 62 है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62, ए बी को 20% के लाभ पर, ठीक है, चलिए, ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए ने साइकिल 100 रुपए की खरीदी, बी को 120 में बेच दी। बी से 25% के लाभ पर सी को बेचता है। 120 का 25% होता है 30। 120 वाली साइकिल 30 रुपए महंगी बेची गई, यानी 150 में बेची गई। वो कह रहा है सी ने 1500 में खरीदी, हमारे हिसाब से सी में 150 में खरीदी। 150 को 15 में बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई इधर किया, तो 10 से मल्टीप्लाई हर जगह करेंगे। ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने 100 गुणा 10 यानी साथियों 1000 रुपए में खरीदा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपसे कहता है 3 कैरेक्टर हैं ए बी सी, ए और बी का रेशो 3:2 है, बी और सी का रेशो भी 3:2 है। तो ए बी सी का बैलेंस्ड रेशो बताइए। ई की वैल्यू समान करनी है, 3 ऊपर ले गए 2 नीचे ले गए, 3 इधर ले गए तो 3 इधर लेना पड़ेगा, 2 इधर लेंगे। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 6 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो प्यारे भाई, क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि क्वेश्चन भी पूरी तरह से त्रुटि रहित है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमें नहीं मिला है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी एरर हमको मिली हो साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन इसे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस दिखाया गया क्वेश्चन। एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो पेड़ था प्यारे बच्चों, इस तरह से था, बीच में से टूट गया। जब बीच में से टूट गया तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है, इस तरह से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरा हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 है, मतलब पूरा पेड़, मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों जोड़ा जाए तो 24 है, ठीक है, इसे x मान लो तो ये 24 - x हो गया। और 30 डिग्री का साथियों एंगल बनता है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है, टेन 30 बराबर। लेकिन टेन 30 इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें केवल लंब और कर्ण पता है, तो हम इसमें लगाएंगे प्यारे बच्चों साइन थीटा। साइन 30 यानी कि लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनस है 24 - x। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 की वैल्यू होगी x डिवाइड बाई 24 - x। तो 24 - x की वैल्यू होगी 2x, 3x की वैल्यू 24 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8। वो पूछ रहा है कि पेड़ किस ऊंचाई पे टूटा, तो पेड़ x बराबर 8 मीटर की ऊंचाई पे टूटा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। और साथियों हमारे हिसाब से थर्ड है, तो क्वेश्चन का आंसर भी थर्ड में ही, थर्ड ही आंसर बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। साथियों जब किसी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो याद रखना सदैव ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का जो वॉल्यूम है, जिसे हम हिंदी में आयतन कहते हैं, उसको बराबर रख दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों में कन्वर्ट किया गया है। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हो जाएगी साथियों 12 का क्यूब इज इक्वल टू, छोटे गोले बन रहे हैं कितने, एन, है ना, एन छोटे गोले बन रहे हैं। छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई, और यहाँ पर रेडियस हो गया 2⁻3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 12 का क्यूब होता है साथियों 12, 12 और 12, ठीक है, 17 28 होता है, पर ठीक है हम इसको तोड़ के लिखेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, और 4/3 पाई तो खत्म ही हो चुका है। 4 से 8 काटेंगे 2 बार, 4 से 12 काटेंगे 3 बार, 2 से 12 काटेंगे 6 बार। 12 छक्के 72 तिया होते हैं साथियों 216। तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 216 है, और आपको जानकर खुशी होगी कि बोर्ड ने भी इसका आंसर 216 ही माना है साथियों। ये प्रश्न भी पूरी तरह से त्रुटि रहित है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन में कहता है कि निम्न आलेख में सप्ताह के 6 दिनों के कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है।
सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट कितनी बिकी? सोमवार को 200, मंगलवार को 300, 200 300 को जोड़ दो। साथियों ऑप्शन नंबर 4 500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे बीच में संदीप सर भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं इन बेहतरीन क्वेश्चंस को देखते हुए। ठीक है गुरुदेव, एक दो क्वेश्चन के लिए। जी सर। चलो बेटा, एक क्वेश्चन है, कुछ उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 12 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये होता है 2 बराबर 2 पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 7 और एच प्लस आर यानी 12 में 7 जोड़ देंगे 19। ठीक है, 7 से 60 कट गया, 44 गुणा 19 करेंगे साथियों। 4 की गुणा 9 में करेंगे 36 का 6 होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड में यूनिट डिजिट 6, आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसका आंसर 266 ही आएगा। ठीक है, 66 ही साथियों इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी पूरे क्वेश्चन में कि 2 की वैल्यू 2 हो गई, पाई की वैल्यू उसने कैलकुलेट नहीं की है, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू आपकी 7 है, एच प्लस आर यानी कि 12। ठीक है, 12 हो गई, तो ये हो गई 14, 7 दूनी 14, 14 गुणा 12 गुणा पाई। ठीक है, आधार की त्रिज्या इसने 7 दी है और ऊंचाई कितनी दी है? 12। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अगर बेलन की हम बात करें तो वो इस तरीके से होगा, जिसमें आपकी ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगी रेडियस। ठीक है, बेलन का जो पीएस होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का साथियों संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे उसके लिए ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर इसमें कॉमन आ गया, तो ये बना देगा आपका एच प्लस आर। क्या बना देगा? एच प्लस आर बना देगा। ठीक है, तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये 266 है, ये बिल्कुल सही डेटा है, इसमें एरर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.002 मल्टीप्लाइड 0.5। आप देखोगे जो 0.0 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है नीचे, इसलिए 3 जीरो आ जाएंगे यानी 1000 आ जाएगा। 0.5 के लिए लिखेंगे 5, और 0.5 है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ये नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10 बट्टे 10,000 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 0.001, 0.001, और यही हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चंस में कहीं कोई एरर नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर राइट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी रीजनिंग वाले सर को। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी ये शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट है ये 26 तारीख की, और इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। मैंने रीजनिंग के सभी क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है रीजनिंग का। हर एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्त, हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एकदम त्रुटि रहित है। सभी क्वेश्चन को बाकायदा चेक कर लिया गया है। आप लोग जानते हैं, सबसे पहले जब हम इसे ट्रिक से करते हैं तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसे लिखते हैं। यह कह रहा है कि बिंदु ए से चलना शुरू करता है, यह कह रहा है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 25 चलता है, तो 25 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 17, तो ये 17 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 14, तो ये 14 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर इसका दाएं कुछ नहीं है तो ये 11 है, ये हो गया। अंतिम बार बाईं ओर मुड़कर 11 है, इसका बाएं इधर 11 है, तो इस 14 11 25 से 25 खत्म। 17 में से 11 गया तो 6 ही आपका आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है, बताओ। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं हो रहा? हाँ चलो, अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 रीजनिंग का है। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 कहां गया? 10 क्वेश्चन ये रहा। तो ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है
यहां पर कुछ व्यक्ति हैं वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 व्यक्तियों का एक सर्कल बना दिया, ये केंद्र हो गया। ऐसे इनके ये राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन करा है ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर ये बी है तो बी के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर ए आ जाएगा। आगे कह रहा है ए एम के ठीक दाईं ओर है, तो एम को यहां लिख दो, एम के ठीक दाईं ओर ए हो गया। फिर आगे कह रहा है कि पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात एम के पास यहां पी नहीं आएगा। एम एल के बाईं ओर तीसरे पर है, तो एल को यहां लिख दो, एल का बायां 1 2 3 तीसरे पर एम हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई को यहां लिखेंगे और ई के बाईं ओर दूसरे पर ये एफ हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर पी को यहां बिठाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि आप इसे एक काम करेंगे, इसे आप एक काम करेंगे यहां से इसे हटा देंगे, और इसने जो आपसे बोला है कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आप एक काम करेंगे, ई को यहां बिठाएंगे और एफ को यहां बिठाएंगे। और इसने कहा था कि पी एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी को यहां बिठाएंगे। कह रहा है कि एफ के बाईं ओर दूसरे पर कौन है, तो एफ के बाईं ओर पहला दूसरा पी हो जाएगा। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। आपको लगता है कि आपने से स्टेप टू स्टेप ठीक किया, तो आप मिला भी सकते हैं। पहला एफ ई के बाईं ओर दूसरे पर है, तो ई के बाईं ओर दूसरे पर एफ है। ए बी के दाईं ओर तीसरा है, तो बी के दाईं ओर 1 2 3 ए तीसरा हो गया। एम एल के बाईं ओर तीसरा है, तो एल के बाईं ओर 1 2 3 एम हो गया। ए एम के ठीक दाईं ओर है, तो एम के ठीक दाईं ओर ए हो गया। पी एम का पड़ोसी नहीं है, तो पी अलग है, एम अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 15 नंबर पर बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे हम। तो यहां पर क्वेश्चन को समझते हैं। 15 नंबर में हमसे कह रहा है कि बताओ किसे बदल दूं जो समीकरण सही हो जाए। 186 और 129 माना है, तो 186 के स्थान पर 129 और 129 के स्थान पर 186। तो ये आएगा 129 माइनस 82 प्लस, यहां पर भाग दूंगा तो 3 चिंग 18 और 3 दूनी 6, माइनस 6 गुणा 8 प्लस 31 में से 19 गए तो 12 गुणा 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इस समीकरण को पूरा सॉल्व करोगे तो यहां पर सीधी सी बात है, 129 माइनस 82 प्लस 62 माइनस 8 छिंग 48 प्लस 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहां पर जब आप इसे चेक करोगे तो यहां पर प्लस की वैल्यू क्या है, 129 है, 62 है और 24 है। इनको जोड़ो, 9 2 11 4 15 का 5 हासिल 1, 6 2 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 215 हो गया। और ये माइनस क्या है, 82 और 48, 8 2 10 की हासिल 1, 8 4 12 13, तो 215 में से 130 को घटा दो, ये 5, 11 में से 3 गए 8, 85 आएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट 23, 24 और 25 तीनों ही रीजनिंग के क्वेश्चन है। 23, 24 और 25 ये तीनों क्वेश्चन रीजनिंग के ही क्वेश्चन हैं। 23वां भी, 24वां भी और 25वां भी। क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहां पर इसने जो मांगा है, माना है वो 18 और 83.6 माना है। यहां 18 माना है, यहां 83.6। लॉजिक क्या है मैं उसका कारण बता देता हूं कि जब आप इस संख्या को दूसरी यानी बड़ी संख्या को दोनों ही केस में छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये भाग 3.8 बार जाएगा। दोनों ही केस में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें बताओ कौन सा व्यंजक सही होगा। तो यहां पर ये आएगा देखो ये 13 आ गया, माइनस 12 में 4 से भाग 3 बार गुणा 2, तो 13 माइनस 3 दूनी 6, 13 में से 6 गई तो 7, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर ध्यान से समझेंगे तो यहां पर
ए से यहां पर ऐसे देखो ABCDEF अगला ही नंबर आ रहा है, तो यहाँ M का अगला N आएगा, Q O का P आएगा, Q का R, तो NPR ये रहा करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी रीजनिंग का ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27वां ये भी रीजनिंग का ही दिया गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते हैं। J से N 4+ है, N से R 4+ है, E से I 4+ है, I से 9, प्लेस वैल्यू याद होंगी, तो यहां पर ये I से M 13 4+, Q 17 4+, ठीक है। F से F 6 और ये 4 ये भी 4 है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन G 7 पर K 11 पर ये भी 4+ है, तो फिर क्या करूं, कौन से लॉजिक के साथ जाऊं, दूसरे लेटर को चेक करूं, तो यहाँ F 6 J 10, ठीक है ना, और यहाँ पर K 11 T 20, तो ये 9+ है, लेकिन ये R 18 केवल 8+ है, तो ये गलत है। यहाँ 7 और ये O 15 ये भी 8+ है, गलत है। I 9 Q 17 गलत हो गया, 8+ है। I 9 8 18 यहाँ 9 का अंतर है, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब 32 33 और 34 तीनों ही क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 32 नंबर 33 नंबर और 34 नंबर। तो क्या कह रहा है ये 32वां क्वेश्चन? 32वां क्वेश्चन है कोई पलंग में कुछ पलंग मेज है, तो ये पलंग हो गए, और कुछ पलंग ऐसे हैं जो मेज हैं। कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो मेज अलग है और कुर्सी अलग है। यहां पर ये कह रहा है पहला सभी मेज पलंग है, सभी मेज पलंग होते तो मेज के ऊपर पलंग होता, कुछ कुर्सी पलंग है तो कुर्सी पलंग अलग है। आंसर होगा कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ठीक है ना सेकंड, यही तो आंसर था। यहां पर इसे समझेंगे, H 8 पर है, B 2 पर है, इसे मैं हालांकि ज्यादा भी लिख सकता हूं। आप ऐसे देखो, H 8 L बार है, तो ये 4 का अंतर है, B 2 F 6 4 का अंतर, V 22 Z 26 4 का अंतर, P 16 T 20 4 का अंतर। तो यहाँ J 10 M 13 3 का अंतर है, J 10 N 14 4 का अंतर है, J 10 M 13 3 का, ये गलत ये गलत, ये दो बच गए, J 10 N 14। यहाँ लास्ट में A कितना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर A है 1 पर, U कितना बोलूंगा 21 पर है, और F 32 पर है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझो, L बार है और 1, तो ये कम हुआ 1, ये 26 6, भाई देखो L बार है और A 1, 11 का अंतर है। F 6 और मैं इसे 26 6 32 भी लिख सकता हूं, और U 21, बात समझ में आ रही है। यहां पर भी 11 का अंतर है। Z 26 O 15 यहां भी 11 का है, तो यहां पर 11 का कहां है, N 14 C 3 14 और 3 का 11 का अंतर है, यही आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है P गुणा Q, तो A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो P पत्नी हो जाएगी माइनस किसकी, Q की, तो Q इसका पति हो जाएगा। Q भाग T, तो A भाग B का अर्थ है A B का पिता है, तो Q T का पिता है, Q पिता है तो प्लस T का, T प्लस Z, A प्लस B का अर्थ है A B की माँ है, तो T Z की माँ है, T माइनस हो गई Z की माँ है, Z माइनस S, तो A माइनस B A B का भाई है, तो Z S का भाई हो जाएगा, और S हैज के, A हैज B A B की बेटी है, तो S बेटी हो गई K की, तो K हो गया पति T का। तो सवाल कह रहा है कि K का Q से क्या संबंध है, ये K कौन है, Q का इसकी बेटी का पति है, दामाद आंसर है, मतलब बेटी का पति। एकदम राइट जवाब है, एकदम राइट जवाब बोला जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब रीजनिंग का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें डिफरेंस जो निकलवा रहा है, ये 24 का अंतर है, ये 48 का, ये 72 का, ये 96 का, ठीक है। तो अब 24 पंजे 120 का अंतर आएगा, 309 में 120 जोड़ दो, ये आएगा 9 2 429। 1 मिनट, घटाया गया जोड़ा गया, घटाया गया है, संख्याएं कम हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, घटा दो। 309 में से 120 घटा दो, 9 में 309 में से 1 मिनट, ये क्या कह रहा है, 24 का अंतर है, ये 48 72 96, 24 चौका 96, 24 पंजे 120 आएगा,
और 309 में से हाँ 120 जब आप घटाओगे तो ये आएगा 9 और 30 में से 12 गए 18, 189 है ऑप्शन में। हाँ यही है और यही ठीक है, यही है और यही जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये सवाल? एक शब्द है मार्केटिंग, MARKETING, मार्केटिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से बदलते हैं, यानी स्वर में एक जोड़ दो, ए का बी बन गया, ई का एफ बन गया, आई का जे बन गया, और व्यंजन को उसके पहले अक्षर से यानी घटा दो, तो एल हो गया, क्यू हो गया, जे हो गया, एस हो गया, एम हो गया, एफ हो गया। अब कह रहा है कि इसमें बाईं ओर से चौथे पर कौन होगा, तो 1 2 3 4 जे होगा, यही आंसर है, जे होगा, यही सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। बताएंगे कौन सबसे अलग है, सभी बताएंगे कौन सबसे अलग है। चेक करो, तो यहां पर चेक करो, ये V22 और P16 तो -6, R18 L12 -6, T20 N14 -6, Y25 S19 -6, ठीक है। S19 और U कितना है, 23 है तो 4 प्लस, O15 Q17 2 प्लस, ठीक है। S19 और U21 सॉरी, S19 और U21 2 प्लस, O15 Q17 2 प्लस, Q17 S19 2 प्लस, V22 और W23 यहां पर केवल 1 प्लस है, यही आंसर है, यही आंसर है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पर आओ, 42 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। जो 42 है वो क्या है, इसमें पूछ रहा है कि ट्री का कोड क्या है, तो ट्री केवल यहां पर आया है, केवल यहां पर आया, तो BG कॉमन है, हो नहीं सकता, JS हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा CX, एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर बन जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, जो रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है। HISTORY एक शब्द है, इसके वर्णमाला क्रम में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है प्रत्येक व्यंजन को, यानी स्वर को पहले अक्षर से बदल रहा है। स्वर में -1 कर दो तो आई का हो गया H, O का हो गया N, और व्यंजन को अगले अक्षर से बदलो तो H का I, S का T, T का U, R का S, Y का Z। तो कह रहा है समूह में कितने स्वर होंगे, एक तो I स्वर है, एक U स्वर है, 2 ही स्वर होंगे, यही करेक्ट जवाब है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 49 रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। सभी रस्सियां जंजीर हैं, ये रस्सी हो गई, और जितनी भी रस्सियां हैं वो सभी की सभी रस्सियां जंजीर हो गई। सभी जंजीर तार हैं तो ये सभी जंजीर तार हो गई। पहला कह रहा है सभी तार रस्सियां हैं, भैया तार बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर गलत होता है, सभी रस्सी तार है तो रस्सी तार के ही अंदर है, एकदम सही है। जवाब होगा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 52 रीजनिंग का ही है, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाएंगे, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कैसे आंसर करेंगे, यहां पर F का कोड पूछ रहा है, तो F केवल यहां पर है, तो WOL कॉमन है, WOL, तो कॉमन नंबर क्या है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 5 आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। एक सवाल यहां है OPTICAL, OPTICAL ऑप्टिकल, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल रहा है, स्वर को बाद वाले से बदल रहा है, O का P कर दो, I का J कर दो, A का B कर दो, और प्रत्येक व्यंजन को ठीक पहले से, तो P का O कर दो, T का S कर दो, C का B कर दो, L का K कर दो, L का K कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, POSJBBK। यही पूछ रहा है कि 2 बार कौन आया है, तो B 2 बार आया है, यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। कौन सा अक्षर 2 बार पूछा गया है, मतलब कौन सा अक्षर 2 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस कर दो, माइनस का गुणा है, माइनस का गुणा कर दो, गुणा का भाग है, गुणा का भाग कर दो, और भाग का प्लस है तो प्लस कर दो।
तो 22 गुणा 5 प्लस 3 माइनस 4 आएगा। 22 पंजे कर लो, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 एक 11 और प्लस 3 माइनस 4 113 में से 4 घटा दो 109 आंसर है। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाओ कि 57 कौन सा है। 57 में बताओ क्या माना है इसने। इसने माना है x के स्थान पर 12 है और y के स्थान पर 184। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर 12 में 2 घटाओ, 12 का 2 कम करोगे तो 10, तो 10 की गुणा करोगे तो 120 आएगा और इसमें 120 में से 8 घटाओगे तो 112 आएगा। ध्यान से सुनना, इसने क्या किया है, गुणा करिए 2 कम करके और लास्ट में घटाया है 4 कम करके। चेक करो तो यहां पर 15 में से 2 कम करके गुणा करो 13 की गुणा, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19 195 और माइनस कितना भाई, इसमें इसने 12 में से 4 कम करके 8 घटा तो 15 में 4 कम करके 11 घटा दो तो 195 में से 11 गए तो 184 आएगा। एकदम सही लॉजिक है। 2 की गुणा कम मतलब 2 कम करके गुणा हुई है और प्राप्त वैल्यू में से 4 कम करके माइनस हुआ है। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है आज की क्लास का, ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह की ओर 48 छात्रों की पंक्ति में टीनू बाईं ओर से 15वें पर है। तो ये लेफ्ट साइड से ये टीनू है कितने पर, 15 पर। यदि दिनेश टीनू के दाएं 9वें पर है तो टीनू का दाएं इधर होगा, ये दिनेश 9 पर होगा। तो लेफ्ट से दिनेश कितने पर होगा, 15 और 9 24 पर होगा। तो ये कह रहा है पंक्ति में दाएं छोर से दिनेश का स्थान क्या है। टोटल व्यक्ति 48 है, दिनेश का स्थान बाएं से 24 है, तो दूसरी साइड से निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा दो राइट आ जाएगा। तो टोटल 48 है, 48 में एक जोड़ो 49, 24 घटा दो 25 आंसर आ जाएगा। 25 ही आयोग ने दिया है, 25 ही आयोग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन यहां पर लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। सवाल ये पूछा गया है कि अगले 3 दिनों के लिए ग्रांट ट्रंक रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी। ठीक है भाई, पानी का काम चल रहा है, बंद रहेगी। पहला, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रांट ट्रंक रोड पर मौजूद कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। सीधी सी बात है, जब ट्रैफिक लगेगा, जब भाई काम चलेगा तो ट्रैफिक लगेगा, इसलिए पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा कह रहा है ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों के माध्यम के रूप में अधिसूचना जारी करनी चाहिए जिसे ग्रांड ट्रंक रोड बंद करने में जनता उपयोग ले सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लोगों को जानकारी मिल जाएगी तो वो उस रास्ते पर जाने से बचेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ये वाला क्वेश्चन। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर बैठे हैं, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, आगे कह रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी को यहां पर लिख दो, बी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे। ठीक है, कह रहा है बी और के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 ये के यहां पर आ गया। एफ बी के दाईं ओर दूसरे पर है, तो 1 2 यहां पर एफ आ गया। एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 यहां पर सी आ गया। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, क्या बोला, तो ई को यहां लिख दो, ई के दाईं ओर जी यहां लिख दो, क्योंकि ये डी के बाईं ओर है तो डी यहां पर आ जाएगा। सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसने क्या बोला, दोबारा से 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। क्वेश्चन में कितने व्यक्ति थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सवाल कर रहा है बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बी को यहां लिख दो, इसके बाईं ओर ये 2 व्यक्ति यहां पर हो गए। बी और के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 यहां पर के को लिख दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है एफ बी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो एफ बी के बाईं ओर 1 2 यहां पर आ गया। कह रहा है एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 यहां पर सी आ गया। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, अगर ये ई है तो जी को दाईं ओर यहां लिख दो, डी के बाईं ओर है, क्वेश्चन खत्म। एफ ई डी के बाईं ओर, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर मौजूद है। एफ ई बी सी
ये कह रहा है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? व्यक्ति 7 ही बिठाए थे हमने, 7 व्यक्ति। दोबारा देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो बायां तो इधर चलेगा, तो मैंने बी को यहां बिठा दिया। इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति हो, बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 के को यहां बिठा दिया। भाई इसके इधर 3 व्यक्ति तो हो गया। एफ बी के दाईं ओर दूसरे पर है, अच्छा दाईं ओर है, मैंने बाईं ओर बिठा दिया था, तो 1 2 एफ बी के दाईं ओर दूसरे पर हो गया, तो एफ को यहां बिठा दो। एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 सी को यहां बिठा दो। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, तो बस खत्म हो गया। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, तो जी जो है वो ई के दाईं, अगर ये ई है तो जी इसके दाईं ओर इधर आएगी और डी के बाईं ओर। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे बोलेंगे? ई सी बी जी एफ डी के, क्वेश्चन खत्म। कह रहा है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो जी के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सवाल पर आ जाओ। ये सवाल कह रहा है यहां पर सी, ऐसे समझो कि अगर मैं यहां देखूं तो ये पहले 2 का योगफल है, 3 और 6 9, एल बार है, और ऐसे देख लो आराम से, बहुत अच्छी तरह से समझो, नॉर्मल वे में समझो क्या कह रहा है। ऐसे भी कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है कि यहां सी 3 और 6 9 हो गया, ऐसे देखो 3 और ये एल बार है पर है, तो 9 प्लस है, ये 12 9 21, 9 प्लस है, 21 9 30, 9 प्लस है, तो 4 में 9 जोड़ोगे तो 13 पर एम आएगा। एम से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है। आगे यहां पर एफ 6 और ओ 15, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस, तो 7 और 9 16 पर पी, एम के बाद पी केवल इस ऑप्शन में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 67 क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, इसे भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 67 क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे कैसे हो सकता है। तो यहां पर ई 5 पर है, एन 14 पर, तो 9 प्लस है, हाँ या ना। यहां पर टी 20 पर है और सी 29 पर, तो 9 प्लस है। बी 2 पर, के 11, 9 प्लस, जेड 0, आई 9, ये भी 9 प्लस है। आगे चेक करो यहां पर, तो यहां वाई 25, एच 8, एन 14, डब्ल्यू 23, 9 प्लस, वी 22, ई 5। ठीक है भाई, 25 से 8 आया है, 17 का अंतर है। यहां पर अगर मैं इसे 26 से ज्यादा, 26 में 14 जोड़ूं तो 40 होगा, 40 और 23 भी 17 का अंतर है। वी 22 पर है 5, ये भी 17 का, यू 21 और डी 4, ये भी 17 का है। तो कैसे व्यवस्था बनेगी? यहां तक तो सब कुछ एकदम फिक्स चल रहा है, फिर कैसे व्यवस्था बनेगी यहां पर बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल सकते हैं, यहां पर ई 5 एन 14 सही है। यहां पर उसके बाद मैं ये कह सकता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं कि एन 14 और वाई 25 11 का अंतर, सी 3 और एन 14 11 का अंतर, या के और वी 22 11 का अंतर, पर यहाँ आई 9 और यू 21 यहाँ 12 का अंतर है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? क्या कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? बाकी रीजनिंग का कोई क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का था। ठीक है भाई, ये आपका रीजनिंग का एनालिसिस था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपका बहुत शानदार पेपर रहा होगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है हम करा रहे हैं आपके एएलपी का एनालिसिस। जो क्वेश्चन गलत हैं उन क्वेश्चनों को बता रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो उसमें कोई हम बेसिक से कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है एक बार देखेंगे, ठीक, कौन से क्वेश्चन का क्या उत्तर है, कोई कमी तो नहीं है। ठीक है ना, वही चीज़ खाली उसका ही ध्यान रखना है आप। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, है ना, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो होगा आर प्लस आर ओम, है ना, यानी 2R ओम। क्या होगा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध 2R ओम होगा, जो बिल्कुल सही लगा रखा है इन्होंने।
ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया में विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, है ना। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण आप सभी को पता है, क्या बनती है, कौन सी घटना बनती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश किरण के मुड़ने का कारण बनती है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन बेसिकली होती क्या है? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की तरफ या विरल से सघन माध्यम की तरफ कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसके पथ में थोड़ा विचलन आता है। ठीक है, विचलन आता है उसके पथ में, ठीक, उसी को बोलते हो आप लोग अपवर्तन। चलें आगे की तरफ। निम्न में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है किसके लिए? किस यौगिक को तैयार करने के लिए? आपके NaOH और Cl2। ठीक, ये सही है एकदम, इसका आंसर ये जो है सी सही है एकदम। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है ना। किस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 5 × 0.2 हो जाएगी सीधी, है ना। तो 1 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। कौन सी धातु अधातु एक द्रव है? कौन सी अधातु है जो एक द्रव है? तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव है। ठीक है, ब्रोमीन जो है कैसी अधातु है? एक द्रव अधातु। अगर बात की जाए कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव है कमरे के टेम्परेचर पर, तो पारा, है ना। पारा क्या है? एक धातु है, लेकिन धातु होते हुए भी द्रव है। इनमें से कौन सा कथन सही है? विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बेहुदा कथन है। ठीक है, इनकरेक्ट है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा है विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये भी गलत है, दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों बिल्कुल जो है सुनने में ही ठीक नहीं लग रहे। आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी होगी तो भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे देते। इनमें से क्या वाष्पीकरण की दर को वृद्धि नहीं करता है? वाष्पीकरण मतलब द्रव से वाष्प में बदलना, द्रव से गैसीय अवस्था में चेंज होना। क्या वृद्धि नहीं करता है इनमें से? तो आर्द्रता में कमी होगी तो क्या वाष्पीकरण की दर में कमी होगी? वाष्पीकरण की दर में आर्द्रता में कमी होगी तो वृद्धि होगी। जब आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा। पवन की चाल यानी वायु का वेग ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण ज्यादा होता है। ठीक है, वाष्पीकरण तो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे अगर कपड़ों को ऐसे फैला करके ना सुखाया जाए, उसकी जगह ऐसे इकट्ठा करके डाल दिया जाए तो कपड़े देर में सूखते हैं। जब फैला के डाले जाते हैं तो जल्दी से सूखते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है जैसे ही फैलाते हैं कपड़े को, तो इस वजह से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तापमान में कमी, तापमान में कमी जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। तापमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी जल्दी जल्दी चलते रहो। किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है? तो विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो केंचुआ में नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, केंचुए में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। ठीक, विखंडन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो अमीबा में होता है। ठीक, अमीबा में, उसके बाद प्लाज्मोडियम और लेशमानियम में। ठीक है ना। चलो भाई आगे की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, निलंबन के गुणधर्म क्या है? निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये सही है एकदम। ठीक है, ये एकदम क्या है? सही है। चलो भाई आगे की तरफ। चलो हाँ, निम्न में से किस में कोई झिल्ली नहीं होती है? किस में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती? तो अगर बात करें हम लोग, पादप कोशिका में तो दोहरी झिल्ली होती है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। कवक की कोशिका में भी दोहरी होती है, सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन भी। जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और विषाणु के पास तो सेल ही नहीं पाई जाती है। तो कोशिका का तो झिल्ली का तो कोई कहना ही नहीं है। ये एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है, एकदम सही आंसर है। तंत्रिक कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन्स का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो अगर बात करें कौन सा भाग होता है, कौन सा भाग होता है?
तो ये होता है डेंड्रॉन। ठीक है, क्या होता है? डेंड्रॉन या डेंड्राइटिक टिप। ये जो है सूचना प्राप्त करते हैं, ये जो है क्या करते हैं? सूचना प्राप्त करते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारी वो लॉन्ग एंड ब्रांचड होती है, उसमें शाखा निकली होती है, जैसे यहाँ पर निकल रही है। और ये जो हिस्सा होता है ना, डेंड्राइटिक टिप बोलते हैं इसको, गर्माकृतिक अग्रभाग बोलते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, चलो भाई आगे आगे जल्दी। कार्बन की संयोजकता आप सभी को पता है बचपन से, कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आयोग ने भी यही माना है। ठीक है, अदर देन नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। तो तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा भाग है हमारे शरीर का, जो कौन सा तंत्र है हमारे शरीर का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, जो नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र के अलावा जो ये कार्य करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आपके आते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत क्या निकाले जाते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स का स्राव होता है। तो हार्मोन्स भी क्या करते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप सभी को पता है ना। तो सही है इसका एकदम ऑप्शन नंबर डी। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है तो पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। क्यों? क्योंकि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोतल पर लगने वाला, सी को भी देख लेते हैं, वो बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बराबर होगा तो वो ऐसे उछल करके नहीं आएगी। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से क्या होता है? अधिक होता है। नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अगर अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल तो बोतल डूब जाएगी, है ना, ऊपर क्यों आएगी। चलें आगे की तरफ। चलो जी, ऑप्शन डी करेक्ट है उसका। ठीक है ना, चलो भाई। कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? आप सभी को पता है वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है ना। v माइनस यू बटे टी बराबर क्या होता है? a। ठीक, चलें आगे। चलो भाई, पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कौन कार्य करता है? मतलब स्टोर एनर्जी क्या है पौधों में? स्टोर एनर्जी आप सभी को पता है, पौधे खाना बनाते तो ग्लूकोज के रूप में है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, लेकिन उसे स्टोर करते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर तो स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च के रूप में उसे स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, चलें आगे की तरफ। जैसे हम लोग ग्लाइकोजीन के रूप में करते हैं, जंतु जो है वो ग्लाइकोजीन के रूप में अपना भोजन स्टोर करते हैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ, ये रहा। कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो आप सभी को ये बचपन से पता है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं जिनके पास केवल एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका के माध्यम से अपने सारे कार्य करते हैं। लेकिन अन्य जंतु एवं पादप कोशिकाएं कैसी हैं? बाकी सभी वो बहुकोशिकीय हैं। जैसे हम लोग हैं, हमें ट्रिलियंस की संख्या में कोशिकाएं हैं, है ना, ट्रिलियन की संख्या में कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, जो आयोग ने भी माना है बिल्कुल सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। ठीक है,